कभी सोचा है कि कुछ आदतें जिन्हें हम अक्सर बड़ा अजीब मान लेते हैं, उनके पीछे भी एक छिपा हुआ लॉजिक हो सकता है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान इस बारे में आखिर कहता क्या है। हम सबने देखा ही होगा किसी को अकेले में खुद से बात करते हुए, या फिर हम ऐसे किसी इंसान से मिले होंगे जिससे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। मन में सवाल तो आता ही है कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और पता है दिलचस्प बात क्या है? साइकोलॉजी इन आदतों को किसी कमी की तरह नहीं देखती, बल्कि वो ये मानती है कि ये एक बहुत गहरे एनालिटिकल दिमाग की सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा दिमाग जो दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसे दिमाग का ब्लूप्रिंट, उसकी नींव क्या होती है। देखिए, ये सब शुरू होता है जानकारी को प्रोसेस करने के एक बड़े ही खास तरीके से। कुछ दिमागों में हाइपर कनेक्टिविटी होती है, मतलब जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अलग अलग डॉट्स देखते हैं, वहीं ये दिमाग उन डॉट्स को जोड़ने वाली लाइंस को भी देख लेते हैं। हर चीज में एक पैटर्न, एक कनेक्शन। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पहली बार में सही लगे उसे तुरंत मान न लेना, अपनी पहली सोच पर ही सवाल उठाना। ये रिएक्ट करना नहीं, बल्कि रिफ्लेक्ट करना है, यानी रुक कर गहराई से सोचना। और जब कोई इतना गहराई से सोचता है ना, तो एक बड़ी कमाल की चीज होती है। उसे ये एहसास होता है कि वो कितना कम जानता है। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या बौद्धिक विनम्रता। और मजे की बात देखिए, ये मानना कि मैं सब कुछ नहीं जानता, असल में यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी की निशानी है। और इसके ठीक उल्टा होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये तब होता है जब कम जानकारी वाले लोग अपनी काबिलियत को बहुत ज्यादा आंकते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना कम जानते हैं, और इसीलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस से गलत बातें करते हैं। तो सवाल ये है कि दिमाग की ये जो बनावट है, ये हमारी रोज की जिंदगी में दिखती कैसे है। चलिए कुछ ऐसी ही आदतों पर नजर डालते हैं जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। क्या कोई खुद से बातें करता है? समाज भले इसे थोड़ा अजीब माने, पर साइकोलॉजी में इसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं। ये अपने उलझे हुए विचारों को सुलझाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मुश्किल पहेली को जोर जोर से बोलकर हल किया जाए। बिखरी हुई मेज का मतलब हमेशा बिखरा हुआ दिमाग नहीं होता। इसे सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सोचिए, एक जीनियस आर्टिस्ट का स्टूडियो अक्सर अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उसकी कला पर लगी है, न कि चीजों को सहेजने पर। हाँ, ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग, इसे अक्सर लोग एंजाइटी से जोड़ देते हैं, लेकिन ये कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। ये दिमाग की वो काबिलियत है जिससे वो हर एंगल से सोचता है, ठीक एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह जो जीतने के लिए 10 कदम आगे की सोचता है। चलिए अब एक और ऐसी आदत की बात करते हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, अकेले रहना। और इसके पीछे भी एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। देखिए, अकेले रहने की चाहत का मतलब ये नहीं है कि इंसान को लोग पसंद नहीं हैं, नहीं। इसका मतलब है कि वो अपने विचारों को, अपनी सोच को ज्यादा तवज्जो देता है। ये अपने दिमाग के लिए एक शांत जगह बनाने जैसा है, जहां बिना किसी बाहरी शोर के गहराई से सोचा जा सके। एक एनालिटिकल दिमाग के लिए अकेलापन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। सच तो ये है कि उनकी अपनी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है। यही वो समय है जब वो अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं, कुछ नया सोचते हैं और छोटी मोटी बातों की दिमागी थकान से खुद को बचाते हैं। अच्छा, अब आते हैं आज की दुनिया पर, डिजिटल दुनिया। देखते हैं कि ये सारी बातें यहाँ कैसे लागू होती हैं। सोचिए, एक एनालिटिकल दिमाग के लिए सोशल मीडिया का जो लगातार शोर है ना, वो बहुत ज़्यादा मेंटली महंगा पड़ जाता है। हमारे दिमाग की भी एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, बिल्कुल इंटरनेट कनेक्शन की तरह। और जो लोग खुद को समझते हैं, वो जानते हैं कि इस कीमती बैंडविड्थ को फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करना है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है हेडोनिक एडेप्टेशन का। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है कि हमारा दिमाग हर खुशी का आदी हो जाता है। सोशल मीडिया पर लाइक्स से जो शुरू में खुशी मिलती है, वो जल्दी ही फीकी पड़ जाती है, और फिर उसी खुशी के लिए हमें और लाइक्स चाहिए होते हैं, जब तक कि ये सब बिल्कुल बेमानी ना लगने लगे। तो इस लत से बचें कैसे? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है फ्रिक्शन थ्योरी।
मतलब अपनी बुरी आदतों के रास्ते में जानबूझकर छोटी-छोटी रुकावटें खड़ी करना। जैसे ऐप्स को किसी मुश्किल से मिलने वाले फोल्डर में छिपा देना, हर बार यूज के बाद लॉग आउट कर देना या ऑटोप्ले बंद कर देना। ये छोटे-छोटे कदम हमें अपना कंट्रोल वापस दिलाते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर, कनेक्शन यानी रिश्ते। एक एनालिटिकल दिमाग के लिए ना लोगों से मिलना जुलना दो तरह का होता है। एक जो एनर्जी देता है और दूसरा जो पूरी एनर्जी खींच लेता है। इधर उधर की फालतू बातें उनकी मेंटल बैटरी को खत्म कर देती हैं, जबकि गहरी मतलब की बातचीत उन्हें असल में रिचार्ज करती है। तो जो लोग गहरे रिश्तों को चुनते हैं वे अक्सर काफी आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें अपनी कीमत जानने के लिए दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए वो ऑनलाइन दिखावे से दूर रहते हैं, अपनी प्राइवेसी को जरूरी मानते हैं और अक्सर बोलने से ज्यादा सुनना और ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। स्टैनफोर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत गहरी बात कही है जो इस पूरे डिस्कशन को समेट देती है। वो कहते हैं, हमारे समय की सबसे बड़ी लट ड्रग्स नहीं बल्कि ध्यान का भटकाव है, क्योंकि जब हमारा ध्यान भटकता है तो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी का कंट्रोल खोने लगते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या असली इंटेलिजेंस सिर्फ मुश्किल सवाल सुलझाना है या फिर ये समझदारी से चुनना है कि हम अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपना ध्यान आखिर लगा कहाँ रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।